जब एक औरत अपने हक की बात करती है तो उस पर एहसान जताने का ठप्पा लगा दिया जाता है, जबकि वो जो करती है वो सिर्फ अपना कर्तव्य नहीं, अपने प्यार और समर्पण का प्रतीक होता है। दिव्या की तरह हर स्त्री के अंदर एक शक्ति होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। और एक बार जब वो खड़ी हो जाए तो दुनिया झुक ही जाती है। दिव्या, मम्मी कब से बैठी खाने का इंतजार कर रही हैं। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? घर में रहती हो लेकिन एक काम भी ठीक से नहीं करती हो। राजीव दिव्या को डांटते हुए बोला। बस अभी बनाती हूँ खाना। वो गुड़िया की तबीयत खराब थी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी, इसलिए नहीं बना पाई खाना, दिव्या ने कहा। बस तुमसे तो बहानेबाजी करवा लो, एक काम टाइम पर नहीं होता है। सही कहती है मम्मी, तुम तो एक नंबर की कामचोर हो। बैठे बैठे खाने को मिल रहा है तो भला क्यों मेहनत करोगी? राजीव गुस्सा होते हुए बोला। राजीव, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या मैं काम नहीं करती हूँ? गुड़िया को संभालती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, ऊपर से तुम लोगों की 10 बातें और सुनती हूँ, और तुम कहते हो कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। दिव्या ने कहा। हाँ तो ये तुम्हारा काम है और तुम्हें ही ये सब करना है, इसका क्या एहसान जता रही हो? यहाँ पति थका हारा घर पर आया है, पर ऐसा नहीं कि पानी के लिए तो पूछ लो। उल्टा बहस करने को हमेशा तैयार रहती हो। बड़बड़ाता हुआ राजीव कमरे के बाहर निकल गया। पीछे दिव्या गुड़िया को गोद में लिए बैठी देखती ही रह गई। बाहर से सबके बड़बड़ाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सबको पता था कि गुड़िया को बुखार है, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। दिव्या हैरान थी। घर में सारे लोग मौजूद हैं, सास रागिनी जी, ननद शालू, देवर विनोद, पर एक ने भी गुड़िया को नहीं संभाला। उल्टा राजीव के आते ही उसकी शिकायत लगा दी कि अब तक खाना नहीं बना है। वो लोग कब से भूखे बैठे हैं और राजीव भी इतना महान कि अपनी बच्ची के हालचाल तक नहीं पूछा। उल्टा उन लोगों की बातों में आकर उनसे ही लड़ने को तैयार हो गया। अक्सर यही होता था उसके साथ। काम में कोई उसकी मदद नहीं करता था, सारा काम उसे ही करना पड़ता था। ऊपर से राजीव को ये कहने से भी वो लोग बाज नहीं आते थे कि दिव्या कुछ नहीं करती है। और जब दिव्या समझाने की कोशिश करती कि उसने क्या क्या काम किया, तो राजीव सीधे मुंह पर ही कहता था, काम तुम्हारा है, तुम्हें ही करना है, इस पर एहसान जताने की जरूरत नहीं है। खैर दिव्या उठी और इस गुड़िया को लेकर रसोई में आ गई। जैसे तैसे खाना बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गुड़िया थी कि रोए जा रही थी, बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी। उसका रोना सुनकर रागिनी जी बाहर से चिल्लाईं, अरे अब उसे रुलाती ही रहेगी या चुप भी कराएगी? एक बच्ची नहीं संभलती तुझसे, तो भला मेरे इस घर को क्या संभालेगी? जब दिव्या ने देखा कि कोई बच्ची को ले नहीं रहा है, तो उसने दाल चावल कुकर में चढ़ाए और गुड़िया को लेकर चुप कराने लगी। जब दाल चावल बन गए तब उसने शालू से कहा, शालू, मैं गुड़िया को चुप करा रही हूँ, तुम सबके लिए खाना लगा दो। हाँ बस अब तेरा काम भी मेरी बेटी ही करेगी। शालू, जा खाना लगाकर लेकर आ। तेरी भाभी के भरोसे तो हम आज भूखे ही रह जाएंगे, रागिनी जी चिढ़ते हुए बोली। शालू रसोई में गई और बर्तन पटकते हुए सबके लिए दाल चावल लेकर आ गई। ये देखकर सबने अपने नाक भौं सिकोड़ लिए। एक तो इतनी देर से खाना बनाया, ऊपर से बनाया क्या, ये दाल चावल, विनोद ने कहा। विनोद भैया, गुड़िया को किसी ने संभाला तक नहीं, अब उसको संभालते हुए मैं यही बना पाई हूँ, आप खाना खा लीजिए, दिव्या ने कहा। हाँ, एहसान किया हमारे ऊपर, ये भी बना करके। गुड़िया की माँ है तू, उसे संभाल के कोई एहसान नहीं करती है, और इस घर की बहू भी है साथ में, तो घर का सब काम भी तुझे ही करना पड़ेगा। तो अपने ही काम का क्या एहसान जताना? रागिनी जी बोली। अरे मम्मी, आप तो रहने दो ना, इसको तो एहसान जताने की आदत है। घर का काम करती है तो 10 बार गिनाती है, हमारी तरह मेहनत करके पैसा कमाए तो पता चले, राजीव ने कहा। हाँ, तब तो भाभी जमीन पर पैर ही नहीं रखेंगी, हम लोगों को बिल्कुल पूछेगी भी नहीं, शालू ने भी जवाब दिया। दिव्या की इच्छा तो हुई पलटकर जवाब दे दे, लेकिन उस समय गुड़िया रो बहुत रही थी, इसलिए वो उसे लेकर चुपचाप कमरे में आ गई।
दिव्या रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। गुड़िया का बुखार भी कुछ कम नहीं हुआ था। सुबह वो जल्दी उठकर चुपचाप नाश्ता बनाने में जुट गई। इतने में विनोद की आवाज आई, भाभी जल्दी से टिफिन तैयार कर दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। और हाँ, इस बार सब्जी में मिर्च ठीक से डालना, पिछली बार तो बेस्वाद बना था। दिव्या थकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने टिफिन तैयार किया। फिर वो गुड़िया को डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी करने लगी। कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होकर? रागिनी जी ने टोका। गुड़िया को डॉक्टर के पास ले जाना है मम्मी जी, उसका बुखार बढ़ गया है। डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है, 2 दिन में वैसे ही ठीक हो जाएगी। पैसे फूंकने की कोई तुक नहीं है। लेकिन दिव्या नहीं मानी, गुड़िया को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि गुड़िया को वायरल है और तुरंत इलाज जरूरी है। जब वो वापस आई तो उसे सुनना पड़ा, अरे अब तो घर की बहू है या डॉक्टरनी, अपनी मनमानी करने लगी है। पहले पूछ तो लिया कर, ये घर है, कोई तेरा मायका नहीं है। दिव्या की आंखें भर आईं। खैर ऐसे ही समय बीत रहा था। इधर दिव्या के मायके में उसके छोटे भाई की शादी पक्की हो गई। दिव्या वहां जाने के लिए काफी उत्साहित थी। एक दिन शाम को सब लोग खाना खाकर बैठे थे तो दिव्या भी वहीं आकर बैठ गई और राजीव से बोली, क्यों ना इस संडे हम शॉपिंग पर चलें? भाई की शादी के लिए मुझे शॉपिंग करनी है, नई ड्रेस खरीदनी है, मेकअप का भी सामान लेना है, गुड़िया के लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं। तो सोच रही हूँ संडे को ही मार्केट होकर आ जाते हैं। उसके बाद तो फिर मैं 10 दिनों के लिए अपने मायके रवाना हो जाऊंगी। ये सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब रागिनी जी बोली, बहू भाई की शादी का कार्ड क्या आया? तुम्हारे तो पैरों में घुंघरू ही बंध गए। और क्या जरूरत है इतना सब नया सामान खरीदने की? तुम्हारी शादी को 3 साल ही तो हुए हैं। काफी कुछ तो उस समय का ही नया पड़ा हुआ है तुम्हारे पास। पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। रागिनी जी के कहते ही दिव्या का चेहरा उतर गया। लेकिन अब तो घर के सारे लोग इस बातचीत में शामिल हो गए। हाँ भाभी, थोड़ा तो आपको भी सोचना चाहिए, भाई की जेब पर थोड़ा तो तरस खाओ, विनोद ने कहा। अरे भाई, कहाँ समझा रहा है तू इसे? एक पत्नी वो होती है जो समझदारी से अपना घर चलाए, पति की जेब के अनुसार काम करे। पर इसे क्या पता मैं कितनी मेहनत करके पैसा लेकर आता हूँ, और इसने फट से ऑर्डर दे दिया शॉपिंग करने का। राजीव हंसते हुए विनोद से बोला। उसकी बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंस दिए, पर राजीव चुप नहीं हुआ। उसने अभी भी बोलना जारी रखा। अरे भाई, सोच समझकर शादी करना। आजकल साथ देने वाली बीवी बहुत कम मिलती हैं। अधिकतर सिर्फ आपके पैसों के पीछे भागेगी और कुछ नहीं। जब तक आपके पास पैसा है तब तक वो चुप रहेगी, जितना चाहे उतना ऐठेगी, और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको एक तरफ कर देगी। राजीव की बात पर दिव्या को बहुत तेज गुस्सा आया और उसके गुस्से में आग में घी का काम सबकी हंसी ने किया। हैरानी तो उसे इस बात की थी कि शालू और मम्मी जी भी हंस रहे थे, जबकि वो खुद औरत हैं। अब दिव्या ने जवाब दिया, अरे वाह, आपको अच्छे से पता है कि औरत सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। उसे आदमी से सिर्फ पैसा ही चाहिए। तो आप आदमियों को क्या चाहिए? यहाँ हम परेशान हो रहे होते हैं, बीमार रहते हैं, मर भी रहे होते हैं, तो भी तुम्हें पहले अपने घर के लोगों की खुशी के लिए घर का काम चाहिए होता है। हम भी करते हैं ना। और अगर हम ये कहते हैं कि हमने काम किया है तो फट से एहसान का नाम दे दिया जाता है। तो एक बात बताओ, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हम कहाँ से करें? अपने ही पति से पैसे लेना पैसे ऐंठना हो गया। अगर मैं घर का काम करती हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आप पर एहसान नहीं। उसी तरह आप कमाते हो तो आप मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैंने कौन से लाखों रुपए मांग लिए आपसे, और ना ही कोई सोने के गहने की डिमांड की। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे नाजायज डिमांड कर रही हूँ? अरे बहू, तुम तो बात को कहीं से कहीं और लेकर जा रही हो। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। मजाक का मतलब नहीं समझती हो क्या? रागिनी जी ने कहा। मम्मी जी, अधिकतर ताने मजाक में ही दिए जाते हैं, मुझसे इस तरह का मजाक मत किया कीजिए, कहकर दिव्या कमरे में चली गई। लेकिन आज उसका सटीक जवाब सुनकर कोई कुछ कह नहीं पाया।
पर एहसान जताना कौन छोड़ता है। एक बार कहने में ही कोई अपनी हरकतें छोड़ दे तो बात ही क्या है। दिव्या मायके चली गई थी। 10 दिन बाद जब वापस लौटी तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। रागिनी जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और शालू तो कॉलेज की ट्रिप पर चली गई थी। राजीव, विनोद सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसी वक्त दिव्या घर पहुंची थी। बिना कुछ कहे वो रागिनी जी को लेकर अस्पताल गई। दवाएं ली, खाना बनाकर दिया, पैर दबाए। रात को जब सब कुछ संभल गया तो राजीव आया और धीमे स्वर में बोला, माफ कर दो दिव्या, आज समझ में आया कि तुम क्या क्या करती हो और हम सबने तुम्हें कितना गलत समझा। आज जब तुम नहीं थी तो घर जैसे बिखर ही गया था। दिव्या शांत स्वर में बोली, मैं हमेशा चाहती थी कि आप मेरी बात सुनें, समझें, पर आपने सिर्फ दूसरों की बातें सुनी। घर की जिम्मेदारी में सिर्फ बहू नहीं, बेटे और पति की भी भागीदारी होनी चाहिए। मेरी जगह कोई और होता तो शायद छोड़कर जा चुका होता, पर मैं रुकी रही, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं मजबूत हूँ। रागिनी जी भी बिस्तर से उठकर बोल पड़ी, बहू तू तो सच में इस घर की रीढ़ है। अब तक तुझे परखा नहीं, अब समझ आया कि तू क्या है। विनोद और शालू भी शर्मिंदा नजरों से देख रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दिव्या की ये कहानी? क्या आपके आसपास भी कोई दिव्या जैसी स्त्री है जिसे उसका परिवार आज भी कामचोर समझता है? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये कहानी उन तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज ऐसी ही जिंदगी से जुड़ी कहानियां आपके पास आती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, एक औरत अगर चुप है तो कमजोर नहीं है, वो बस देख रही है, समझ रही है और सही समय का इंतजार कर रही है। नमस्कार।